चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्राफ्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल की वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। इसमें जो x है एंड y आर वेरिएबल्स, c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स। a1 a2 b1 and b2 are coefficients of x and y। यहाँ पे NCERT में एक स्टेटमेंट है, you also know that equation which can be put in the form of this ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0 is called linear equation in two variable। हमें पता है इसको linear equation in two variable कहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लिख रहा है कि a and b are not both 0। आर नॉट बोथ ज़ीरो का मतलब कि दोनों a एंड b दोनों एक टाइम पे ज़ीरो नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता। आर नॉट बोथ ज़ीरो, आर बोथ नॉट ज़ीरो का मतलब हो जाएगा कि a भी ज़ीरो नहीं हो सकता, b भी ज़ीरो नहीं हो सकता। बट यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a एंड b आर नॉट बोथ ज़ीरो होने चाहिए, मतलब दोनों एक टाइम पे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि a ज़ीरो हो सकता है बट तब b ज़ीरो नहीं होना चाहिए। b ज़ीरो हो सकता है लेकिन तब a ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। a ज़ीरो नहीं हो सकता एंड b भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये वाला केस भी चलेगा। बट ये वाला केस नहीं चलेगा जब दोनों ज़ीरो है। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें दोनों ज़ीरो है, लेट्स से 0x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ही नहीं। एंड सेकेंडली ये इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसमें अगर a1 भी 0 है, b1 भी 0 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें x भी नहीं है, y भी नहीं है। बट ये केस अलाउड है, a 0 है एंड b 0 नहीं है, मतलब 0x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये चलेगा। इसमें x ना हो तो भी चलेगा। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे अगर सेकेंड इक्वेशन में भी x आता हो या x एंड y दोनों आते हो। सपोज सेकेंड इक्वेशन हमें ऐसी दी है 3x प्लस 1y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। क्योंकि पहली इक्वेशन में x तो नहीं आता, तो टू वेरिएबल तो नहीं हुए, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में तो आता है। इसका मतलब ये दोनों सेट ऑफ इक्वेशन दो वेरिएबल्स का बना है। सिमिलरली इस वाले केस के लिए भी देख सकते हैं जब a 0 नहीं है एंड b 0 है। वेरिएशंस इन ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें एसेंशियली तीन केसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम दो इक्वेशंस दिए, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसी दो इक्वेशंस दी है हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम दोनों को ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। सपोज ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है। तो पहला केस ये बनता है कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा केस बनता है पैरेलल लाइंस का, मतलब ऐसी दो इक्वेशंस है जिनको हम ग्राफ पेपर पे बनाएं तो वो पैरेलल रन करती हैं, वो कहीं पे भी टच नहीं करती, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती।
तीसरा केस बनता है कोइंसिडेंटल लाइंस का। कोइंसिडेंटल लाइंस ऐसी लाइंस होती है, ऐसे दो इक्वेशन से बनती है जो एक के ऊपर एक हो, मतलब दोनों लाइंस का जब हम ग्राफ बनाए तो वो एक के ऊपर एक लाई करे। जैसे यहाँ पे 4x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 18 का जो लाइन है वो ये है, एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 की भी लाइन यही है, एक के ऊपर एक है। ऐसी लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंटल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे तीन केस बनते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। अब पहले केस के बारे में पढ़ लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। सपोज हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जिसे हमने ग्राफ पेपर पे बनाया और वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। लेट्स से ये ए पॉइंट है। तो पहली ऑब्जर्वेशन इसके बारे में ये है कि ओनली पॉइंट ए लाइज ऑन बोथ द लाइन्स L1 एंड L2। इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं इस लाइन को। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट A ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई करता है, L1 पे भी लाई करता है, L2 पे भी लाई करता है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे भी है और ये पॉइंट इस लाइन पे भी है। सेकंड, ओनली पॉइंट A satisfies both पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने आपको बताया था कि सपोज कोई एक पॉइंट है, लेट्स से x, तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो ये पॉइंट जो है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पे जो a पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करता है और इस लाइन पे भी लाई करता है, तो a पॉइंट जो है वो दोनों लाइन की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई करता है। ओनली पॉइंट ए सेटिस्फाइज बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इंटरसेक्टिंग लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विद intersecting lines have only one solution। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए उनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, वो ये पॉइंट ए होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही सोल्यूशन होगा इनका। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। Such pair of linear equation in two variable are called consistent pair of equations। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिनका सोल्यूशन हो, यहाँ पे एक सोल्यूशन आ रहा है ए, उनको कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि वो सोल्यूशन दे रहे हैं, बिकॉज इट हैज अ सोल्यूशन। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। सेकेंड केस देख लेते हैं पैरेलल लाइंस का। मतलब ऐसी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिनको ग्राफ पे बनाए तो वो पैरेलल लाइंस बनाती हैं, मतलब वो आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, आगे जाके कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर हम एक्सटेंड भी करें इनको तो ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है नो पॉइंट, देयर्स नो पॉइंट दैट लाइज ऑन बोथ द लाइन्स L1 एंड L2। इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे लाई करता हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो L1 पे लाई करते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो L2 पे लाई करते हैं, बट ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट जो दोनों पे लाई करता हो, मतलब दोनों के लिए कॉमन हो।
Second observation, there's no solution for such pair of linear equation in two variable. ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पैरेलल लाइंस बनाए ग्राफ पे, उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है. सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर इनकंसिस्टेंट बिकॉज दे हैव नो सोल्यूशन. ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कोई भी सोल्यूशन ना दे, जिनका कोई सोल्यूशन ना हो, उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. क्योंकि वो दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन. तीसरा केस है कोइंसिडेंटल लाइंस. मतलब ऐसे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो एक के ऊपर एक लाई करते हो. मतलब L1 भी इसी में है, L2 भी इसी में है. तो यहां पे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन बोथ लाइन L1 एंड L2. मतलब ऐसे इन्फिनिट पॉइंट होंगे जो दोनों लाइन के पे लाई करते हो, जो दोनों लाइन के लिए कॉमन हो. क्योंकि ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक रन करती है, दोनों लाइन एक दूसरे को ट्रेस करती है. सेकेंड पॉइंट, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन. क्योंकि यहाँ पे बहुत इन्फिनिट पॉइंट्स है जो मतलब दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई डेफिनेट आंसर नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर होंगे. तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे. सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर कॉल्ड कंसिस्टेंट बिकॉज दे हैव सोल्यूशन. क्योंकि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है, इन्फिनिट सोल्यूशन है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जो इंटरसेक्टिंग टाइप होता है उनको भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वहां पे भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वहां वन सोल्यूशन होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे. जो पैरेलल ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पैरेलल लाइंस बनाए, उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ नो सोल्यूशन होता है. इनकंसिस्टेंट क्योंकि यहाँ है नो सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों के लिए कॉमन हो. एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1. Akhila goes to fair with ₹20 and wants to have a ride on giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically. Example 1. Let us take the example given in section 3.1. Akhila goes to a fair with ₹20 and wants to have ride on the giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically. जो section 3.1 में situation दी थी वो ये है. Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on giant wheel. Giant wheel कुछ ऐसा दिखता है. And she wanted to play hoopla. Hoopla basically उसमें एक वुड की रिंग होती है जो हमें सामने पड़े हुए टेबल पे जो सामान होता है उस पर गिराना होता है किसी एक सामान पे, और वो अगर उस पर रिंग प्रॉपरली गिर जाती है तो वो सामान हमारा हो जाता है. तो यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जाइंट व्हील. मतलब उसने जितनी बार हुपला खेला था वो आधा था किसका, जितनी बार उसने जाइंट व्हील पे राइड की थी. तो यहाँ पे y मान लेते हैं नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड, x मान लेते हैं नंबर ऑफ टाइम्स
शी रोड जायंट व्हील। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो उसने हुपला खेला था वो आधा था जितनी बार उसने जायंट व्हील पे राइड ली थी। सेकेंड कंडीशन है इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज and game of hoopla cost 4 rupees. How would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla? Provided she spent 20 rupees. मतलब उसने हर राइड जो थी जायंट व्हील पे वो 3 रुपए की थी। उसने टोटल राइड x लिया था जायंट व्हील पे, तो 3 इंटू एक्स टोटल मनी हो जाएगा जो उसने जायंट व्हील पे स्पेंड किया, क्योंकि 3 रुपए की एक राइड थी और x राइड उसने लिया था, तो 3x टोटल मनी स्पेंट ऑन जायंट व्हील हो जाएगा। टोटल मनी स्पेंट ऑन जायंट व्हील राइड प्लस 4 रुपए का एक हुपला गेम था और उसने y टाइम्स खेला उसे, तो 4y हो जाएगा टोटल मनी स्पेंट ऑन हुपला, विच इज इक्वल टू, दोनों को अगर सम करोगे तो उसने टोटल जो स्पेंड किया था वो 20 रुपीज स्पेंड किया था। तो यहां हमारे पास दो इक्वेशन आई। पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2y, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं दो। अगर x 0 पुट करते हैं तो y भी 0 आएगा, अगर y 1 पुट करते हैं तो x 2 आएगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अगर x 0 पुट करते हैं तो y 5 आएगा, अगर x 4 पुट करते हैं तो y 2 आएगा। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन के लिए पहला कोऑर्डिनेट है 0 0, वो ये हो जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 1, तो पहली इक्वेशन की लाइन ऐसे होगी जो इन दो कोऑर्डिनेट से पास होगी। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 0 5, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 2, तो दूसरी इक्वेशन की लाइन ऐसे दिखेगी। ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे इसके इस पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट के, वो होंगे 4, 2। मतलब x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। x हमें पता है, x है नंबर ऑफ राइड्स ऑन जायंट व्हील, y है नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड। तो मतलब उसने 4 बार जायंट व्हील राइड की थी और 2 बार उसने हुपला खेला था। क्वेश्चन में सोल्यूशन निकालने को तो नहीं कहा, क्वेश्चन में बस यही कहा है कि एल्जेब्राइकली इसको लिखो सिचुएशन को। तो ये दो इक्वेशन हो जाएगी एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकली भी उसको शो करना था, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। तो x मान लेते हैं प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, y मान लेते हैं प्राइस ऑफ 1 इरेजर। उसने 2 पेंसिल लिए एंड 3 इरेजर लिए, टोटल 9 रुपीज के। टोटल जो पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 पेंसिल ली और एक का प्राइस x रुपीज था। सिमिलरली 3 इरेजर का जो प्राइस हो जाएगा 3y हो जाएगा, और टोटल जो उसने मनी स्पेंड किया था 9 था। फिर हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। उसकी फ्रेंड ने भी 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर खरीदे, टोटल 18 रुपीज के। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्राइकली हमने शो कर दिया, ये दो इक्वेशन है, एंड ग्राफिकली भी कोऑर्डिनेट्स बना के हम कर सकते हैं। पहली इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अगर x को 0 ले तो y 3 होगा, y को 0 ले तो x 4.5 होगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं x एंड y।
अगर x 0 ले तो y 3 होगा, अगर y 1 ले तो x 3 होगा। इसको अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ऐसी लाइन आएगी जो कोइंसाइडिंग होगी, एक के ऊपर एक होगी। पहली इक्वेशन की भी लाइन यही होगी और सेकंड इक्वेशन की भी लाइन यही होगी, L1 एंड L2। तो यहाँ पे इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस एंड दिस, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। तो पहली इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको ग्राफिकली शो करना है, तो पहली इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अगर x 0 ले तो y 2 आएगा। इस इक्वेशन में अगर x 0 पुट करें तो y 2 आएगा, एंड अगर x 4 लेते हैं तो y 0 आएगा। तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,2 एंड 4,0। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अगर हम x को 0 पुट करें तो y 3 आएगा, और y को 0 पुट करें तो x 3 आएगा। तो यहाँ से भी दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0,3 एंड 6,0। इसको अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ऐसी दो पैरेलल लाइंस आएगी। इसके नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन। इन दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। एक्सरसाइज 3.1। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब की एज y ले लेते हैं, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज। डॉटर की एज x ले लेते हैं, डॉटर्स प्रेजेंट एज। तो आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले, मतलब y माइनस 7 करे तो ये एज हो जाएगी आफ्ताब की 7 साल पहले। अगर आफ्ताब अभी 40 साल का है तो 40 माइनस 7 उसकी एज होगी 7 साल पहले, मतलब 33 हो जाएगी उसकी एज। इज इक्वल टू x माइनस 7। ये आफ्ताब के डॉटर की एज है 7 साल पहले। अगर उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज x है तो x माइनस 7 हो जाएगी एज 7 साल पहले। I was 7 times as old as you, मतलब 7 गुना था 7 साल पहले, वो 7 गुना एज में बड़ा था। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड करेंगे। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि किस साइड करेंगे 7 मल्टीप्लाई, तो लेट से हम इस साइड कर देते हैं मल्टीप्लाई LHS में। बट यहाँ देखने वाली बात यह है कि y माइनस 7 आफ्ताब की एज थी 7 साल पहले। अगर आफ्ताब की एज 7 साल पहले y माइनस 7 है एंड डॉटर की x माइनस 7 है, तो आई थिंक ये आपको भी पता है कि कॉमन सेंस है कि y माइनस 7 बड़ा होगा x माइनस 7 से, अगर क्योंकि ये आफ्ताब की एज है और ये डॉटर की एज है। अब अगर आप बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो क्या वो x माइनस 7 के इक्वल होगा? नहीं होगा। यहाँ पे 7 इंटू जो है वो RHS में होगा, क्योंकि x माइनस 7 एक छोटी वैल्यू है, उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो इक्वल टू ये बड़ी वैल्यू होगी जो आफ्ताब की एज है। आफ्ताब्स एज 7 years ago। तो इक्वेशन यहाँ ये बनेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब फ्यूचर में 3 साल आगे फ्यूचर में, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब अगर आफ्ताब की एज में 3 ऐड कर दे, 3 साल बाद आफ्ताब की एज y प्लस 3 होगी, तो वो कह रहा है कि 3 गुना होगा मैं अपने डॉटर की एज के फ्यूचर में। तो x प्लस 3 कर देते हैं। x प्लस 3 उसकी डॉटर की एज होगी 3 साल बाद, उसका 3 गुना आफ्ताब होगा 3 साल बाद। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज कर लेते हैं जनरल फॉर्म में, जो थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, पहली इक्वेशन आ जाएगी 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इधर से पहली इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपको सिंपली कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं इनके, x एंड y।
एंड देन ग्राफ पेपर पे दिखा देना है। मैंने ग्राफिंग कैलकुलेटर की हेल्प ली है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन पुट कर दिया और यहाँ पे दोनों इक्वेशन की जो लाइंस है, रेड वाली 7x माइनस वाई माइनस 42 की है एंड ब्लू वाली इसकी है 3x माइनस वाई प्लस 6 की। ये दोनों यहाँ वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका वन सोल्यूशन होगा। इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे ग्राफ में दिख जाएगा 12,42। मतलब डॉटर की जो प्रेजेंट एज है x वो 12 है और जो फादर की आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो 42 है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। x मान लेते हैं 1 बैट का प्राइस, y मान लेते हैं 1 बॉल का प्राइस। तो कोच ने 3 बैट्स खरीदे एंड 6 बॉल्स खरीदी, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदी 3900 के लिए। शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर 1300 रुपीज। तो उसने एक बैट और लिया एंड 3 बॉल्स और ली 1300 रुपीज की। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। सिंपली इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालो, इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालो, दो कोऑर्डिनेट्स निकालो दोनों के एंड प्लॉट कर दो ग्राफ दोनों का। ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। हमें बस एल्जेब्रिकली दिखाना है एंड ज्योमेट्रिकली दिखाना है। एल्जेब्रिकली हमने दिखा दिया, ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस है एंड ग्राफिकली भी आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं इन्हें, इन 2 इक्वेशंस को। Cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। मतलब 2 kg of apple plus 1 kg of grapes is equal to 160 रुपीज़। A जो है वो 1 kg एप्पल का प्राइस है, G 1 kg ग्रेप्स का प्राइस है, तो इन दोनों का जो टोटल है 160 है। कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। 4 kg एप्पल लिए और 2 kg ग्रेप्स लिए, तो इनका प्राइस 300 है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली। ये 2 इक्वेशंस एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करता है सिचुएशन को, एंड ज्योमेट्रिकली भी आप इनको ग्राफ कर सकते हो। ये पैरेलल लाइंस बन रही है। सिंपली पहली इक्वेशन के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालो 2, दूसरी इक्वेशन के भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालो 2 और ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दो उनको, तो पैरेलल लाइंस आएगी।